हेलो दोस्तों, आज मैं 30 दिसंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर के आया हूँ। इसमें मैं 10 आज के जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में बात करूँगा। इस वीडियो के माध्यम से आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को मैं बताने वाला हूँ। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिसंबर 2025 में अटल स्मृति न्यास के लिए नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरा एम वेंकैया नायडू, तीसरा है जेपी नड्डा और चौथा है राजनाथ सिंह। तो ये जो अटल स्मृति न्यास है इसके जो नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है वो एम वेंकैया नायडू को चुना गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेंकैया नायडू। इसको आइए डिटेल्स में समझते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को अटल स्मृति न्यास के लिए अध्यक्ष बनाया गया है और इन्होंने जो है विजय कुमार मल्होत्रा के स्थान को लिया है। विजय कुमार मल्होत्रा का निधन हो गया था जिसके बाद वो पद खाली था, जिसका पद अभी एम वेंकैया नायडू को दिया गया है। ये ये जो सम्मेलन है ये अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जा रहा है इस बार। पहले भी इसे मनाया जा चुका है। ये हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन इस बार इसकी अध्यक्षता जो है वो एम वेंकैया नायडू को सौंपी गई है। अटल जी को, अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, और दिल्ली में उसके स्मारक का जो नाम है वो सदैव अटल है रखा गया है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार बढ़ाने हेतु कहाँ पूर्वोत्तर रसद हब का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है दीमापुर, गुवाहाटी, ईटानगर और इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो एशियाई देशों के साथ व्यापार बढ़ाने हेतु जो एक हब का उद्घाटन किया है वो गुवाहाटी में किया है। ठीक है, गुवाहाटी एयरपोर्ट कल्चरल हब का उद्घाटन किया है अभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत और ब्राज़ील के साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में कौन सा देश शामिल हुआ है? तीसरा क्वेश्चन है आपका। तो बताइए, भारत और ब्राज़ील के साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में कौन सा देश अभी शामिल हुआ है? अभी हाल ही में ही इसमें शामिल हुआ है। इंडिया भी शामिल अभी हाल ही में हुआ है। इसके साथ साथ अभी एक और देश शामिल हुआ है, कल ही 25 दिसंबर को ये शामिल हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया भी फिलहाल हाल ही में इसमें शामिल हुआ है। चौथा क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में एक टेस्ट पारी में 5 विकेट लेने वाले 21वीं सदी के इंग्लैंड के पहले गेंदबाज कौन बने हैं, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का मुलाग मेडल भी दिया गया है? तो ऑप्शन है आपका जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, ओली रॉबिन्सन और जो स्टोंग। तो ये हाल ही में भी जो स्टोंग को ये अवार्ड दिया गया है, प्लेयर ऑफ द मैच का मुलाग मेडल दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो स्टोंग। आइए इसको डिटेल्स में समझते हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जो स्टोंग दिसंबर 2025 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एमसीजी में एक पुरुष टेस्ट मैच की पारी में 5 विकेट लेने वाले 21वीं सदी के पहले गेंदबाज अंग्रेज गेंदबाज बने हैं और यह उपलब्धि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान हासिल की है। टोंग ने ऑस्ट्रेलिया की एक ही पारी में शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 45 रन देकर के 5 विकेट झटके और उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें मैच के अंत में क्या हुआ, प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया, जिसे मुलाग मेडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेलाग मेडल जो है वो दिया गया है अभी उस जो स्टोंग को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, अमेरिका ने किस देश के लिए $100 मिलियन की सहायता की घोषणा की है? यूक्रेन, नाइजीरिया, फिलिस्तीन और इसमें से कोई नहीं। तो भी हाल ही में जो है अमेरिका ने $100 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की है। किसको? तो नाइजीरिया को देने की अभी हाल ही में घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसको डिटेल्स में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अभी हाल ही में अमेरिका नाइजीरिया के आतंकवाद रोधी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए लंबे समय से सहायता कर रहा है, जिसमें सैन्य प्रशिक्षण, उपकरण, खुफिया जानकारी साझा करना और मानवीय सहायता शामिल है। ठीक है, इसी के लिए इन्होंने $100 मिलियन की सहायता प्रदान की है नाइजीरिया को। और दोनों देश के बीच सुरक्षा सहयोग
प्रिसीजन एयर स्ट्राइक को लेकर भी समझौते हुए हैं अभी हाल ही में, तो इसको भी याद रखिएगा थोड़ा सा। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में अमेरिकी स्पोर्ट्स सेवियर ब्रांड न्यू बैलेंस ने अपना ब्रांड पहला भारतीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सारा अली खान, जानवी कपूर, कियारा आडवाणी और रश्मिका मंदाना। चारों में चार ऑप्शन हैं, इसमें से जो है जानवी कपूर को चुना गया है न्यू बैलेंस के लिए ब्रांड एम्बेसडर। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जानवी कपूर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 तक पाठ्यक्रम में खासी और गारो को अनिवार्य किया है? तो खासी और जो गारो है एक भाषा है, जनजातीय भाषा है, जिसको अभी हाल ही में जो है मेघालय सरकार ने इसको जो है वो अनिवार्य कर दिया है। तो इसको भी याद रखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। मेघालय राज्य सरकार ने जो है अपनी क्षेत्रीय भाषा खासी और गारो को कक्षा 1 के पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया है, इसको अनिवार्य कर दिया है। अब पर सभी स्कूलों में इस भाषा को पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा और डिटेल्स में इसको समझते हैं, जैसे कि दिसंबर 2025 में मेघालय कैबिनेट के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा ने अध्यक्षता में एक नया फाउंडेशन स्टेज करिकुलम, जिसको बुनियादी चरण का पाठ्यक्रम बताया गया है, उसको मंजूर दे दिया है। ठीक है, इसके तहत अब प्री स्कूल से कक्षा 1 तक के सभी स्कूलों में खासी और गारो भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है, और यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बताया गया है, जो इस बात पर जोर देती है कि बच्चों की शुरुआती शिक्षा जो है उनकी मातृभाषा में ही होना चाहिए। ठीक है, सही बात है, हर राज्य को ये नीति अपनानी चाहिए कि उसका जो भी कक्षा जो प्री स्कूल होता है उसमें कक्षा 1 से लेकर के कम से कम हमको लगता है 8 तक अनिवार्य भाषा कर देना चाहिए, जो भी भाषा है उसको अनिवार्य कर देना चाहिए अपनी मातृभाषा को, स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, ताकि वे विषय को बेहतर ढंग से समझ सके। मेघालय मुख्य रूप से 3 जनजातीय समूहों का घर हो है। ठीक है, जैसे कि खासी हो गया, गारो हो गया, जनजातियाँ, 3 प्रकार के जनजाति जो है मेघालय में बहुत प्रचलित है। मेघालय सरकार लंबे समय से संविधान की 8वीं सूची में खासी और गारो को एक शामिल करने के लिए मांग कर रहा है, और ये इस नीति को अभी हाल ही में लागू करने वाला है। ये इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2025 में किस स्वदेशी पनडुब्बी पर सवार होकर ऐतिहासिक अंडर वाटर सॉर्टी समुद्री यात्रा, जिसको बोला जाता है, की यात्रा की है? तो पहला है INS अरहिंद, INS चक्र, INS विक्रांत और INS वागधीर। तो वे हाल ही में जो है वो द्रौपदी मुर्मू ने INS वागधीर में अपना जो है समुद्री यात्रा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए इसको पूरा डिटेल्स में समझते हैं। 28 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के करवार नौसैनिक अड्डे पर भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी, इसका नाम INS वागधीर है, में लगभग 2 घंटे की समुद्री यात्रा की है। ये जो इमेज में आप देख रहे हैं ना, ये इमेज में ये है द्रौपदी मुर्मू, और ये जो है वो INS वागधीर है, पनडुब्बी है वागधीर। इसी में बैठ करके करीब 2 घंटे तक द्रौपदी मुर्मू जी ने इस पे यात्रा की है। द्रौपदी मुर्मू जो है वो पनडुब्बी में यात्रा करने वाली भारत की पहली और दूसरी राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और इनसे पहले जो है वो 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने INS सिंधु रक्षक में यात्रा की थी। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में भी उड़ान भरकर इतिहास रच चुकी है। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। हाल ही में दिसंबर 2025 में अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो अभी हाल ही में जो है उड़ीसा राज्य ने अनु गर्ग को मुख्य सचिव नियुक्त किया है, और इनसे पहले ये एक IAS ऑफिसर भी रह चुकी है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, उड़ीसा सरकार ने इसको अभी मुख्य सचिव नियुक्त किया है। इमेज में जो देख रहे हैं यही है अनु गर्ग। पार्वती अर्क पक्षी अभयारण्य, 10वां प्रश्न है, पार्वती अर्क पक्षी अभयारण्य को पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र
किस राज्य ने घोषित किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार। तो हाल ही में जो है ये पार्वती अर्क पक्षी अभयारण्य जो है इसको उत्तर प्रदेश राज्य ने एक पक्षी अभयारण्य घोषित किया है। संवेदनशील क्षेत्र की राज्य ने घोषित किया है। क्या है? संवेदनशील क्षेत्र किस राज्य ने घोषित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है। इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में समझते हैं। दिसंबर 2025 की जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने गोंडा जिले में स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्णय लिया है, जो पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है। जैसा कि केंद्र सरकार के निर्देशों और राज्य के पर्यावरणीय मंत्री की घोषणाओं से पता चलता है कि जिससे यह क्षेत्र इको टूरिज्म के रूप में विकसित होगा। मतलब यहाँ पे लोग घूमने के लिए आएंगे, टूरिज्म लोग आएंगे यहाँ पे। ठीक है, टूरिस्ट लोग आएंगे यहाँ पे घूमने के लिए। इसी के लिए इसे एक अभयारण्य घोषित कर दिया है और आसपास के 19 गांवों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसको भी याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है।